नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, चंदवानी सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं इस विषय पर एक वीडियो बनाना चाह रहा था। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ऐसा पूछा है कि सर आपने किस में से पढ़ाई की, कौन सी ऐसी किताबें हैं जो प्रामाणिक हैं, या कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी, विद्यार्थियों को किस दिशा में किन पुस्तकों के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, और जो आप पढ़ा रहे हैं नियमित रूप से वह भी आप किन पुस्तकों के उपयोग करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो ये सहज जिज्ञासा भी होती है और मार्गदर्शन का मैं मानता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी कम रहती है, और इसी जानकारी के अभाव के कारण कई बार वह सफलता प्राप्त करने से चूक जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज मैं जो विषय आपके सामने रख रहा हूँ वह है वे महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपके लिए हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास की, कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए विद्यार्थियों को कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और कौन सी पुस्तकें किस तरह की सामग्री विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करती हैं और वो किस तरह से उपयोगी सिद्ध होंगी। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए कुछ पुस्तकें लाया हूँ जो विद्यार्थी अभी शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य का, या जैसे कुछ विद्यार्थी विज्ञान विषय लेकर के और हिंदी साहित्य में प्रवेश कर जाते हैं और जिन्हें हिंदी साहित्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, जो मैं पहली पुस्तक आपके साथ सामने रख रहा हूँ वह है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की ये जो पुस्तक है ये बहुत छोटी पुस्तक है और इसमें केवल 177 पृष्ठ हैं। और आप देखेंगे कि ये जो पुस्तक है ये पुस्तक बहुत छोटे छोटे बिंदुओं में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी जानकारी देती है। हालांकि इस पुस्तक को प्रामाणिक पुस्तकों की श्रेणी में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात होगी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात होगी तब उन पुस्तकों के सामने नहीं रखा जा सकता, लेकिन किसी विषय की एक सामान्य रूपरेखा बनाने में आपके मस्तिष्क में यह पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और एक जो संरचना है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो आपको 177 पृष्ठों में यह पुस्तक बहुत आसानी से उसकी निर्मिति आपके मस्तिष्क में करती है। तो जो सबसे पहले पुस्तक पढ़ना चाह रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास की, और जो बहुत शुक्ल जी के इतिहास को देखते ही जिनको डर लगने लगता है, वह हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से अपने हिंदी साहित्य के अध्ययन को शुरू कर सकते हैं। यह पुस्तक उनके लिए बहुत उपयोगी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरी जो पुस्तक मैं लाया हूँ आपके लिए वो दो पुस्तकें हैं असल में। पहली पुस्तक है बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। यह पुस्तक भी कुछ 275 पृष्ठ में है, और जिन विद्यार्थियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ने से थोड़ा डर लगता है या जो थोड़ा सा भयभीत होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनकी जो शैली है वो बहुत तत्सम प्रधान है, या उनकी शैली जो है वो बहुत विश्लेषणात्मक है, या बहुत कठिन शब्द हैं, या बहुत गहरी विचारों को वो हमारे सामने एकदम से प्रस्तुत कर देती है और वो शायद हमें समझ में नहीं आएंगे, तो आप हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इसका नाम भी इन्होंने रखा है सुबोध, कि जैसे समझना सरल हो, तो इस पुस्तक की आप सहायता ले सकते हैं। और इस पुस्तक की एक खास बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर लिखी गई है। तो शुक्ल जी के आधार पर लिखी जाने के कारण और शुक्ल जी को आदर्श मानने के कारण शुक्ल जी की जितनी भी मान्यताएं हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी, और साथ ही साथ इनका स्वयं का जो मौलिक चिंतन है और विद्यार्थियों को सरल भाषा में समझाते हुए इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 275-77 पन्नों में लिखा है। ये बहुत एक उपयोगी पुस्तक है, और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल
एक संपादन समूह है, प्रकाशन समूह है, वहाँ से ये प्रकाशित हुई है। आप ये पुस्तक भी ले सकते हैं। लेकिन यह पुस्तक लेने में भी या यह पुस्तक समझने में भी जिसको परेशानी है, इसका एक स्टूडेंट एडिशन और निकलता है, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। ये पुस्तक भी बाबू गुलाब राय की ही है और ये पुस्तक सुबोध इतिहास का एक छोटा रूप है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों के लिए जो संक्षिप्त रूप है वह इस पुस्तक में है। बाबू गुलाब राय की ही पुस्तक है और जो अतिरिक्त तथ्य हैं, जो एक सामान्य स्तर के विद्यार्थी हैं, जो शुरुआती स्तर के विद्यार्थी हैं, उनको समझने में जो कठिनाई होती है उससे बचने के लिए उन्होंने इस पुस्तक को निकाला है। संक्षिप्त इतिहास इसका नाम है और यह पुस्तक केवल 160 पन्नों की है और सुबोध इतिहास से भी ये कुछ सुबोध है, कुछ अतिरिक्त सुबोध है, तो आप इसको भी ले सकते हैं जो शुरुआती विद्यार्थी हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसी पुस्तक की जो राजस्थान में अभी जब नया सिलेबस आया था तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास की एक पुस्तक आई थी। तो यह पुस्तक भी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है और मैं मानता हूं कि राजस्थान से जितनी परीक्षाएं आप दे रहे हैं उसके लिए आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत एक उपयोगी पुस्तक है और इसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत अच्छे से समझाया गया है। छोटी ही पुस्तक है, इसमें लगभग 140 या 42 पृष्ठ हैं और बहुत सारे ऐसे नए तथ्य भी आपको इसमें मिलेंगे जो अन्य पुस्तकों में नहीं मिलते हैं। बहुत तल्लीनता के साथ इस पुस्तक को बनाया गया है। इसमें भी पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है और शुरुआती विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी जो ये 4 पुस्तकें मैंने बताई हैं शुरुआती स्तर के विद्यार्थियों के लिए हैं। ये पुस्तकें बहुत उपयोगी हैं। आपके पास ये पुस्तक आपको कहीं भी किसी भी विद्यालय के जो 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनसे आप ले सकते हैं, या अगर आपके पड़ोस में कोई स्कूल है तो वहाँ के अध्यापक से आप विनम्रता के साथ अगर ये मांगेंगे तो आपको ये उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते हैं 11वीं 12वीं के स्तर पर। और अध्यापक द्वारा, जैसे मैंने भी अपने विद्यार्थियों को नोट्स बना करके ही इसी पुस्तक में से पढ़ाया था। तो ये पुस्तक बहुत उपयोगी है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। और मैं मानता हूँ कि अगर आप राजस्थान से 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं तो इस पुस्तक को आपको पढ़ना ज़रूर ही चाहिए। क्योंकि एक बात और भी है, जब राजस्थान की कोई परीक्षा होती है तो राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, चाहे किसी भी किताब में कुछ भी लिख रहा हो, लेकिन अगर आपने इस पुस्तक के आधार पर किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाई है तो वह निश्चित रूप से डिलीट होता है, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में इन्हीं पुस्तकों से पढ़ाना है। तो अपनी पुस्तकों को कोई भी बोर्ड या कोई भी जो राज्य की शिक्षा विभाग है वो कभी भी अप्रामाणिक नहीं बताता है। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रामाणिक इसे मानना है। और हालांकि ये बहुत गहरी नहीं है, आपके मन में एक व्यापक समझ नहीं बनाएगी हिंदी साहित्य के इतिहास की, लेकिन आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस पुस्तक की जो इस कोटि में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है और जिसको आज तक चुनौती देने का साहस पूरी तरह से किसी में नहीं है। और चाहे उस पर कितने भी आरोप लगा दिए गए हों, चाहे उसकी कितनी भी मान्यताओं को ठुकरा दिया गया हो, चाहे उसके विरोध में कितने भी तर्क या पक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हों, लेकिन फिर भी यह पुस्तक आज तक अपने रूप में अपनी कोटि में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है। हालांकि मेरे पास इसके बहुत सारे एडिशन हैं। ये पवन पॉकेट बुक्स की है और मेरी एक विद्यार्थी ने मुझे मेरी पुस्तक लेकर के और ये पुस्तक गिफ्ट कर दी थी। हालांकि ये जो एडिशन है, यह जो प्रकाशन है, ये प्रामाणिक नहीं है, आप इसको नहीं पढ़िएगा। इसके लिए आप दूसरा प्रकाशन है, आप इसे पढ़िएगा। ये पंचशील प्रकाशन जयपुर की है। यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है और पंचशील प्रकाशन है, आप देख लीजिए। यह पुस्तक आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप इस तरह की जो ये रेलवे स्टेशन के पर जो पुस्तकें मिलती हैं उस एडिशन की पुस्तक है, पॉकेट बुक्स है। तो इसका पन्ना भी उतना अच्छा नहीं है और इसमें बीच बीच में कई गलतियां हैं, लेकिन आप इसे मत पढ़िएगा। शुक्ल जी की किताब है, बातें सारी वही हैं, लेकिन कहीं कहीं तथ्यों में इसमें और इसमें विभेद है। तो आप यह पुस्तक पढ़िएगा, पंचशील प्रकाशन की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास सबसे पहला हिंदी साहित्य में हिंदी में लिखा गया सबसे पहला प्रामाणिक इतिहास है। इसे आप ज़रूर पढ़ें। मैं मानता हूँ कि यदि आपने यह नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी साहित्य के अध्यापक होने के नाते आप न्याय नहीं कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ।
आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। हिंदी साहित्य के संबंध में जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको समझने के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। लेकिन मैं मानता हूं कि शुरुआती जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ तक इस पुस्तक को पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत डर जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो मैंने 3-4 पुस्तकें आपको बताई हैं वो आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और उनमें से भी ऐसा नहीं है कि सारी पढ़नी है आपको। जैसे आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ लें, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ लें, उसके बाद इसको पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगी। या आप बाबू गुलाब राय की किताब पढ़ लें तो उसके बाद ये समझ में आ जाएगी। तो यह पुस्तक बहुत प्रामाणिक है और अपने स्तर की एक अभूतपूर्व पुस्तक है। इसके साथ आज भी इसका कोई प्रतिद्वंदी इस क्षेत्र में नहीं है। और एक बात और, जब भी अन्य कोई पुस्तक लेखक भी जब कोई बात करते हैं अपने हिंदी साहित्य के संबंध में कोई भी अवधारणा देते हैं तो इसी पुस्तक को केंद्र में रखते हुए ही वो अवधारणा बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, इस पुस्तक को आत्मसात करें। यहाँ से एक एक पंक्ति से उठ करके भी प्रश्न आ जाता है कि कल्पनाओं की ऊंची उड़ान शुक्ल जी के अनुसार किसे ऊंची उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ शुक्ल जी के अनुसार वो लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। आप ये किताब ज़रूर पढ़ें और आप देखेंगे कि ये पुस्तकें मैंने कई बार पढ़ी हैं और काफ़ी सारे रंगे हुए पृष्ठ भी आपको मिलेंगे। तो आप ये किताबें ज़रूर पढ़ें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं और आप हिंदी के शिक्षक बन जाते हैं तो ये हिंदी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप शुक्ल जी की किताब ज़रूर पढ़ें। इसके बाद हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुक्ल जी के बाद या शुक्ल जी के जितने भी निष्कर्ष हैं उन पर यदि सबसे पहले किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने अपनी मौलिक मान्यताएं दी हैं। आप जानते हैं कि वो परंपरावादी हैं और परंपरा को केंद्र में रखते हुए हिंदी साहित्य की विषय वस्तु को इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी मूलतः 3 पुस्तकें हैं, जैसा कि हम अपने वीडियोज़ में पढ़ भी चुके हैं। एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है और हिंदी साहित्य की भूमिका। जो विद्यार्थी शुरुआत कर रहे हैं अभी हिंदी साहित्य को पढ़ने की, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने की, तो आप हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य के आदिकाल को आप न पढ़ें, नहीं तो आप फिर हिंदी साहित्य से आपको विरक्ति हो सकती है। तो इसीलिए आप सबसे पहले जो किताब पढ़ेंगे वो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पढ़ेंगे और यह सबसे प्रमुख ऐसी पुस्तक है जो शुक्ल जी के जो निष्कर्ष हैं उन पर सवाल उठाती है। और इसके बाद, इस पुस्तक के बाद जब भी किसी भी रचनाकार ने कोई पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध में तो उन्होंने शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों को सामने रखते हुए ही कोई पुस्तक लिखी है। तो हिंदी साहित्य के एक पक्ष, युग चेतनावादी पक्ष को समझने के लिए आप जब शुक्ल जी को पढ़ चुके हों तो फिर परंपरावादी पक्ष को समझने के लिए आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आप देखेंगे कि इस पुस्तक में भी एक एक पंक्ति में कितने प्रश्न छुपे हुए रहते हैं और ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें, मैंने हज़ारों जगह पर इस पुस्तक में निशान लगाए हुए हैं और यहाँ से प्रश्न उठ के आते हैं। जैसे अभी देखें कि चंद ने भी रासों को शुक और शुकी के संवाद में लिखा है और विद्यापति ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी के संवाद के रूप में लिखा है। तो एक एक पंक्ति इतनी मूल्यवान है कि अगर ये पुस्तकें आप पढ़ लें तो आपको हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा में असफल घोषित करने की किसी भी परीक्षक की या किसी भी संस्था की साहस नहीं हो पाएगा। तो आप ये ज़रूर पढ़ें पुस्तकें। बहुत प्रामाणिक पुस्तकें हैं। आप गाइडों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि गाइडें कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इस तरह की पुस्तकें होती हैं जिन पर कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो जब आप कोई परीक्षा देते हैं और उसके बाद आपके प्रश्न को उत्तर को गलत ठहरा दिया जाता है तो आप वहाँ से आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको इन्हीं पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये किताबें पढ़ें, आत्मसात करें, चिंतन करें, हिंदी साहित्य को अपने जीवन में उतारें। आप हिंदी साहित्य से प्रेम करें। ऐसे नहीं कि हमने कोई विषय था नहीं हमारे पास और हमने पढ़ लिया और हिंदी साहित्य के साथ हम अध्यापक भी बन गए और अब पूछ रहे हैं कि सर अब किससे पढ़ाऊँ, क्योंकि आपने तो तथ्य पढ़े हैं। आप कक्षाओं में जा कर के अब तथ्य तो लिखने नहीं हैं। अब वहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि
चंद बरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसका साहित्यिक महत्व सिद्ध कीजिए। अब महत्व सिद्ध तो आपने किया, करना सीखा ही नहीं। आपको तो ये पता है कि उसमें 69 समय हैं, उसमें 16,306 छंद हैं, वो चंद बरदाई ने लिखी है, शठ भाषा में लिखी है। और तो वो सारी चीज़ें आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होंगी जब आप अध्यापक बन जाएंगे। और आपका अध्यापक बनना ही उद्देश्य है तो फिर आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन सफलता की गारंटी उसमें बहुत कम है। यहाँ से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मैंने इन पुस्तकों को पढ़ कर के थर्ड ग्रेड को तो छोड़ दें, थर्ड ग्रेड तो इन पुस्तकों से नहीं दिया था मैंने, लेकिन सेकंड ग्रेड, लेक्चरर, एनवीएस में टीजीटी, फिर केवीएस में पीजीटी, 4 बार नेट मैंने किया, फिर कॉलेज लेक्चरर के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आप सब जानते हैं। तो ये सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद ही मुझे इतनी सफलता मिली है और इतना आत्मविश्वास आया कि मैं किसी परीक्षा को पास कर पाया। इन्हीं की 2 पुस्तकों की और बात करते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये पुस्तक आप बिल्कुल जब आप इंटरव्यू के लिए तैयार हों तो आप पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो पृष्ठभूमि है उसको स्पष्ट करने में इस पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप ये पुस्तक अभी मत पढ़िएगा। अगर आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं तो इंटरव्यू के समय आप सोच सकते हैं इस पुस्तक को पढ़ने का, और अगर उसके बाद भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ें, क्योंकि उद्भव और विकास जो पुस्तक है उसमें इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समेकित करने का प्रयास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आदिकाल, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ये केवल आदिकाल को समझने के लिए, और आदिकाल इतना बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में जब पूछा जाता है तो 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें से जो आदिकाल है वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में उतना आपके काम का आदिकाल उसमें आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपको शुरुआत में ये पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पुस्तकों की। एक पुस्तक और जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद यदि किसी को नेट की परीक्षाओं में और लेक्चरर की परीक्षाओं में, आरपीएससी की परीक्षाओं में अगर किसी को सफलता प्राप्त करनी है तो आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़ेंगे। इस पुस्तक के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि ये पुस्तक बहुत मोटी है और इसमें लगभग प्रश्न हैं 900, तो यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पुस्तक को लेकर के आप सारी पुस्तक को पढ़ने बैठें, ये ठीक नहीं है। आप इस पुस्तक में से जहाँ अच्छा, एक बात और भी है, यह पुस्तक आपको उतनी समझ में भी नहीं आती, बीच बीच में खो जाता है आदमी इसमें कहीं कहीं, क्योंकि ये पुस्तक केवल संपादित है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हरदयाल और डॉक्टर नगेंद्र ने इसके संपादन किया है, और इसके जो अध्याय हैं वो अनेक विद्वानों ने लिखे हैं, इसलिए शैली की इसमें एक रूपता नहीं है और इसीलिए थोड़ा सा ये कठिन भी महसूस होती है। लेकिन तथ्यों के रूप में और नेट में जो आपके वो आते हैं ना, क्रम में जमाइए वो प्रश्न आते हैं, वो आप आधुनिक काल को समझने के लिए और आधुनिक काल की रचनाओं के क्रम निर्धारित करने के लिए इस पुस्तक का बहुत महत्व है। आप ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इस पुस्तक में से जो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में आपने जो महत्वपूर्ण कवि पढ़े हैं उनको इसमें से छांट लीजिए और पढ़िए। आधुनिक काल तो इसमें से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप ये किताबें पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से कितना छोड़ना है, कितना पढ़ना है। पूरी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में से भी आरपीएससी के द्वारा या जो परीक्षाएँ होती हैं उनमें से लाइन उठा करके रख दी जाती है कि तथ्यों से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसी पुस्तक से। तो ये पुस्तक 3 नंबर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र। ये पुस्तक आप ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद आप इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं तो 2 पुस्तकें आप ज़रूर पढ़ के जाएं। ये 2 पुस्तकें हैं। ये इंटरव्यू में क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में आपसे तथ्य आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ आपसे विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने ये कहा तो क्यों कहा, और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका विरोध किया तो क्यों किया। तो शुक्ल जी तो अपनी बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी बात करते हैं, तो दोनों की बात कौन करता है? दोनों को सामने रख करके उनकी रचनाओं के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो आप साक्षात्कार के लिए जाते समय पढ़ के जाएं। आपके बहुत सारे मुद्दे जो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में होंगे वह यह पुस्तक स्पष्ट करने का प्रयास करती है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत सारी नई अवधारणा भी हैं, और आइकनोक्लास्ट कवि कहना हो चाहे कबीर को, चाहे पहला
आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरपा ने किया, ऐसा कहने वाले हों, और बहुत सारी ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कहीं कि साहब ये पुस्तकें आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, केवल जमा रखी हैं, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि बीच बीच में आपको ऐसा दिखेगा कि मैंने, आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा हुआ है मोस्ट मोस्ट मोस्ट। तो ये सब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको जो मेरे चैनल के द्वारा जो मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो इन सब पुस्तकों से समेकित बनाए हुए नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, और इन सब पुस्तकों को आत्मसात करने के बाद ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और गाइडें मुझे समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं गाइड खरीदता नहीं हूँ। तो आपको ठीक लगेगा। ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ अगर आप इंटरव्यू में पढ़ रहे हैं तो। एक और पुस्तक मैं आपको बताऊँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है, और ये भी इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें ये समझाने का प्रयास किया है कि जो संवेदना है हिंदी साहित्य की, वो किस प्रकार विकसित हुई है। ये पुस्तक अल्टीमेट पुस्तक है, इसे आप ज़रूर पढ़ें, और आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें भी मैंने इसको पढ़ा है बहुत अच्छे से, और इंटरव्यू में इस पुस्तक से बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि ये तथ्यों की बात ही नहीं करते। इसमें आपको फैक्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको ये नहीं मिलेगा कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी, किसने कौन सी पुस्तक लिखी। ये पुस्तक में क्या लिखा, क्यों लिखा, कौन सी संवेदना से प्रभावित होकर के लिखा, समाज कैसा था उस समय का, उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव उस समय की रचनाओं पर कैसा पड़ा। तो ये सब चीज़ें आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगी, आप ज़रूर पढ़ें। और आप कहेंगे कि भाई रुको, कहाँ रुकोगे? नहीं, अभी नहीं रुकेंगे। अभी कुछ पुस्तकें और आपको मैं बता देता हूँ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास खंड 1 और खंड 2, ये पुस्तकें आप पढ़ें। और आप कहेंगे कि साहब आपने पढ़ी भी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रमाण दे देता हूँ कि मैंने पढ़ी हैं। तो ये पुस्तकें जो हैं, ये भी आप पढ़ें, लेकिन कब? ये शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, ये पुस्तकें आप जब पढ़ चुके हों तो उसके बाद पढ़ें, उससे पहले पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये तो जब आप पढ़ लिए हों सब कि अब क्या पढ़ें गुरुजी, तो पढ़ लीजिए। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान ही प्राप्त होता है। एक पुस्तक जो मैंने शुरुआत में ली थी मेरे एक मित्र के कहने पर, अगर आप एमए की परीक्षा दे रहे हैं तो कई बार होता है ना कि हमें पासबुकों का सहारा लेना पड़ता है, तो उस समय आप इस पुस्तक को पढ़ें। इसमें जिस तरह से एमए की पुस्तक में बिंदुवार उत्तर दिए होते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की विशेषताएं क्या हैं, या आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं क्या हैं, तो इस पुस्तक में उसी तरह से दिया हुआ है। बहुत गहराई से सब चीज़ें दी हुई हैं, समझाते हुए दी गई हैं। और गणपति चंद्र गुप्त जी के शिष्य हैं शिव कुमार जी, तो इसीलिए उनके इतिहास ग्रंथ को आत्मसात करते हुए लिखी गई है। तो आप गणपति चंद्र गुप्त पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन एमए के विद्यार्थी हैं और एमए अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पासबुक के साथ इस किताब को ज़रूर पढ़ लें आप, ये बहुत उपयोगी आपके लिए रहेगी। 2 किताबों की और चर्चा करूँगा, 2-3 किताबों की। हालांकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, पता नहीं आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। पूरा देखेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि ये किताब वो है जो बहुत सारे विद्यार्थी लेते हैं। और अभी पिछले दिनों किसी ने कहा कि ये बहुत ऑथेंटिक किताब है। ऑथेंटिक किताब नहीं है मेरे मित्रों, हालांकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की ये वस्तुनिष्ठ इतिहास है, मैंने भी लिया है और मैंने भी इसको पढ़ा है। मैं ऐसा बेईमानी नहीं करूँगा कि साहब मैंने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन ये पुस्तक केवल एक नोट्स है। जैसे आप नोट्स बना लें, अगर आपने शुक्ल जी को पढ़ लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लिया, बच्चन सिंह जी को पढ़ लिया, और अगर आपने खुद के नोट्स बना लिए हैं तो आपके नोट्स इस पुस्तक से अच्छे नोट्स होंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप इस पुस्तक को शुरुआती विद्यार्थी जो किसी किताब को समझते नहीं हैं, या किताब को समझना पसंद नहीं करते हैं, या उनको समझ में नहीं आती है, वो गाइड से ही पढ़ना चाहते हैं, या कुएं में गिरना है, तो आप गाइडें पढ़ें। लेकिन बाकी गाइडों से तो ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से अध्ययन करके इस पुस्तक को लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये पढ़िए और इसी के आधार पर आप पास हो जाएंगे, पढ़ सकते हैं। इनसे विनम्रता से मैं क्षमा मांग लेता हूँ। एक और है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह जी की है। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आधुनिक साहित्य। अगर आपको समझना है, आधुनिक साहित्य के तथ्यों पर आपको पकड़ बनानी है, तो आपको डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक का उतना महत्व नहीं है जितना कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। अगर आपको पता है कि शिव सिंह सेंगर मुझे पढ़ना है,
शिव सिंह सेंगर पढ़ना है मुझे, मैं अब 3 किताबों से शिव सिंह सेंगर पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ और पढ़ना है शिव सिंह सेंगर के बारे में, और केवल शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ना है, तो मैं कहाँ से पढ़ूँ? या केवल कबीर के बारे में पढ़ना है, तो मैं कहाँ से पढ़ूँ? या केवल रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में समझना है कि उनकी आलोचना पद्धति कैसी है, या उन्होंने कौन से निबंध लिखे, तो मैं कौन सी किताब पढ़ूँ? हिंदी साहित्य कोश भाग 2 है। भाग 1 तब बहुत महंगा था, जब मैं नौकरी में नहीं था तब मैंने खरीदी थी, तो उस समय मैं खरीद नहीं पाया था। 2 भाग, बहुत मोटी किताब है। मैंने जो मेरे उपयोग की थी, मैंने दूसरा खंड खरीद लिया। एक पहला खंड मैं शायद आज तक वो ख़रीदा नहीं है, क्योंकि उतना मुझे महत्वपूर्ण भी नहीं लगा। लेकिन ये किताब वर्णानुक्रम पद्धति से लिखी गई है, शब्दकोशीय पद्धति से लिखी गई है। आप शिव सिंह सेंगर के लिए शय पर जाएँ, शिव सिंह सेंगर वहाँ मिलेगा आपको, और शिव सिंह सेंगर के बारे में आप पढ़ लीजिए। जितने आपके तथ्य हैं उन तथ्यों में कुछ जोड़ घटाव कर लीजिए। आपके नोट्स को समृद्ध करने की दृष्टि से यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। माफ़ कीजिए, फ़ोन आ गया था बीच में। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी आदि विद्वानों ने इसका संकलन किया है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आप इसको पढ़ें। हालांकि देख लीजिएगा आप कि आपके लिए उपयोगी रहती है कि नहीं रहती है, लेकिन बहुत सब लास्ट में, जब आप शुक्ल जी पढ़ चुके हों, नगेंद्र जी पढ़ चुके हों, सबसे बाद में, ठीक है। एक किताब और भी है, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। ये आपके काम की नहीं है। इंटरव्यू में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको अस्तित्ववाद समझना है, नई कविता समझना है, किसको कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, कृष्ण काव्य क्या है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचना क्या है, तो आप इस पुस्तक को लें। डॉक्टर अमरनाथ की बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन केवल इंटरव्यू के महत्व से आप इस पुस्तक को खरीदें। ये पुस्तक आपको रिटन टेस्ट में किसी प्रकार की हेल्प नहीं करेगी। मैं समझता हूँ आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों पर हमने चर्चा कर ली है। मेरे पास और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं काव्य शास्त्र पर भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, व्याकरण पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि ये सारी चर्चा मेरी 15 से 20 मिनट में हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई है। तो मैं अगला वीडियो बनाऊँगा जिसमें काव्य शास्त्र, हिंदी भाषा, व्याकरण और छंद अलंकार, इन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। आप हमारे चैनल पर आए हैं, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, न करें कोई बात नहीं, है ना। अच्छी लगे तो कुछ बातें मेरी मान लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत नीचे से 3rd ग्रेड से लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ, इन्हीं सब पुस्तकों के माध्यम से पढ़ करके पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले मेरे माध्यम से। आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।